नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हिंदी ऑनर्स के इस नई श्रृंखला में, जहां से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसके पहले, हिंदी साहित्य को पढ़ने के पहले, हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की जो पद्धति है उसके विषय में। हिंदी साहित्य का इतिहास किस किस पद्धतियों पर लिखा जाता है, कौन कौन से इतिहासकार किस किस पद्धति से इतिहास अपना लिखे हैं, उन सभी चीज़ों पे बारीकी से हम लोग देखेंगे, उन सभी तथ्यों को जानेंगे। और उसके बाद इसको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो उसका नामकरण है साहित्य का, उसके बाद काल विभाजन देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। ये हमारा हैंड नोट है, नोट्स है, जिसको ऑनर्स करते समय, बीए करते समय हिंदी से इसको बनाए थे। तो हमें लगा कि आप लोगों के बीच इसे शेयर करना चाहिए। तो देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन मुख्यतः 4 पद्धतियों पे हुआ, जिसमें सबसे पहला पद्धति जो है वो वर्णानुक्रम पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति में देखा जाता है कि कोई भी कवि है या लेखक है तो उसके नाम का पहला वर्ण, जैसे कबीर में क है और केशव में भी क है, तो कबीर भक्ति काल के कवि हैं और केशव रीति काल के कवि हैं। दोनों में के कालखंड में बहुत अंतर पाया जाता है। एक भक्ति काल है, एक रीति काल है, एक का जन्म कब हुआ, एक का जन्म कब हुआ, लेकिन दोनों, जब हम वर्णानुक्रम पद्धति से अपना इतिहास लिखेंगे तो दोनों एक ही क्रम में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसका तथ्य क्या है। वर्णमाला को आधार बना करके लिखा जाता है। ठीक है, कवियों और लेखकों का परिचय वर्णानुसार होता है। जैसे आपको बताया कि कबीर भक्ति काल के हैं और केशव रीति काल के हैं, दोनों एक ही साथ आ जाएंगे अगर वर्णानुक्रम पद्धति से इतिहास अगर कोई लिखे तो यही इसकी त्रुटियां हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इतिहासकार हुए जो इस पद्धति से अपना इतिहास लिखे हैं। तो गारसा द तासी नामक एक फ्रेंच विद्वान हैं, जिन्होंने इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। इस इतिहास ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित कराया गया। पहला 1839 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और दूसरा 1847 ईस्वी में, 2 खंडों में है। और अगला जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के, उनका नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो हैं वो भी शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ एक लिखा है, जिसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया गया है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है, जिसमें 1000 कवियों का संग्रह है और 1000 कवियों का केवल परिचय मात्र दिया गया है शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ में, जिसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। दूसरा पद्धति आता है हमारा कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में लेखकों को काल के अनुसार उसे वर्गीकृत किया जाता है। जैसे लेखकों का परिचय ऐतिहासिक काल खंड के अनुसार जन्म तिथि के आधार बना करके किया जाता है। सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास भी इसी कालानुक्रम पद्धति में इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने किया। तो इतिहासकार हैं जिन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, इसमें जिनका नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इनकी इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति से इतिहास लिखने वाले एक और इतिहासकार हैं, जिनका नाम मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु 3 भाई थे। एक थे सुखदेव बिहारी मिश्र, दूसरे थे गणेश बिहारी मिश्र और तीसरे थे श्याम बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं ने, तीनों भाइयों ने मिल करके मिश्र बंधु विनोद नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। जिसमें मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में 5000 कवियों का संकलन है और इसमें केवल
काल विभाजन के साथ साथ कवि और लेखक का परिचय मात्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि कालानुक्रम पद्धति से लिखा, वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि कालानुक्रम पद्धति से लिखा जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं एक इतिहास लेखन का तरीका वैज्ञानिक पद्धति भी है। इसमें क्या होता है कि कवि लेखक का परिचय पूर्णतः तटस्थ और निरपेक्ष भाव से किया जाता है वैज्ञानिक पद्धति में, जिसमें रचनाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन का इसमें भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि कवि और लेखक का तटस्थ रूप से उसका केवल क्या किया जाता है, परिचय दिया जाता है। तो अगला देखते हैं आगे। गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति से अपना इतिहास लिखा, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो गणपति चंद्र गुप्त ने वैज्ञानिक पद्धति से अपना इतिहास लिखा। चौथा पद्धति माना जाता है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति हिंदी साहित्य के सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। ठीक है, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं। तेन एक फ्रेंच विद्वान थे जिन्होंने विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता जिन्हें माना जाता है। इनके अनुसार साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती है, जिसमें 3 तत्व मौजूद होते हैं। पहले तत्वों को हम लोग जाति कहते हैं, दूसरे तत्वों को वातावरण कहते हैं और तीसरे तत्वों को क्षण कहते हैं। तेन के अनुसार जाति मतलब राष्ट्रीय परंपराओं से संबंध है। तो जातीय राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण एवं तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम के एक इतिहासकार हुए हिंदी साहित्य के। उन्होंने अपना इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक 1929 ईस्वी में जो उनकी पुस्तक आई थी, उसमें विधेयवादी पद्धति का ही प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काल विभाजन किया गया। जैसे आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा, भक्तिकाल को उन्होंने पूर्व मध्य काल कहा, रीतिकाल को उन्होंने उत्तर मध्य काल कहा, आधुनिक काल को रीतिकाल कहा, आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। जैसे प्रवृत्तियों को आधार बना करके किया, जिस उस समय कौन सी प्रवृत्ति ज़्यादा प्रचलित थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों में माना जाता है। जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आए, वहाँ पे हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि उन्होंने कुछ जो भी कहा है वो महत्वपूर्ण कहा है। तो उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो ये हम लोगों का काल विभाजन हुआ, इतिहास लेखन की परंपरा हुआ। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, सुमन राजे ने किया, डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया। तो इतिहास लेखन बहुत से इतिहासकार हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिस पे भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये प्रयास हमारा कैसा रहा आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इससे कुछ लाभ पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।